पंजाब में स्थित सिख धर्म के 3 तख्त साहिबान वाले शहरों को पावन शहरों का दर्जा देना पंजाब सरकार के लिए बड़े सौभाग्य की बात है। ये शहर है श्री अमृतसर साहिब, श्री आनंदपुर साहिब और तलवंडी साबो। ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤਖਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। नमस्कार, वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश में लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। निशाने पर मोहम्मद यूनुस की सरकार है। 12 फरवरी को चुनाव होने हैं, लेकिन उससे पहले ही यूनुस को अल्टीमेटम मिल रहे हैं। इस बीच उस्मान हादी की जान लेने का आरोप जिस व्यक्ति पर लगा था, उसकी वीडियो ने भी यूनुस सरकार की पोल खोल दी है। आरोपी ने कहा है कि उसने हादी को 5 लाख टका दिया था। उसने हादी की जान नहीं ली। सरकार झूठ बोल रही है, उसे फंसाया जा रहा है। इनकलाब मंच इस मामले में यूनुस को अल्टीमेटम दे चुका है, तो सरकार के अंदर भी हलचल मची हुई है। बांग्लादेश सरकार में बगावत के हालात हैं। एक के बाद एक इस्तीफे हो रहे हैं। कुछ दिन पहले गृह सलाहकार और गृह मंत्री ने इस्तीफा दिया था और अब स्वास्थ्य सलाहकार को इस्तीफा देना पड़ा है। बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ बढ़ते गुस्से को लेकर ही हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। ईरान में चौथे दिन भी प्रदर्शन जारी। भीड़ ने लगाए शाह की वापसी के नारे। तेहरान का दावा, खामेनेई को सत्ता से हटाने की कोशिश में जुटे अमेरिका और इजरायल। नए साल पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का ऐलान, यूक्रेन में जीत हासिल करेगी रूसी सेना। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने जताई युद्ध विराम की इच्छा। खाड़ी देशों में बढ़ते तनाव से टेंशन में यूरोपियन यूनियन, कहा यह गल्फ की शांति के लिए खतरा। उधर पाकिस्तानी पीएम शहबाज ने सऊदी के क्राउन प्रिंस सलमान से की बात। और चलते चलते में देखेंगे क्या है जानवरों की अमरता का राज, खोज में जुटे वैज्ञानिक। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। ताइवान का चीन में होकर रहेगा विलय। नए साल के संदेश में चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने दिखाए तेवर। ताइवान के राष्ट्रपति लाई चिंगते बोले, संप्रभुता से समझौता नहीं। पश्चिम अफ्रीका के 2 देशों ने अमेरिका को दिया करारा जवाब। माली और बुर्किना फासो ने अमेरिकी नागरिकों की यात्रा पर लगाया प्रतिबंध। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने उनके देशों के नागरिकों की यात्रा पर लगाया था प्रतिबंध। नए युद्ध विराम समझौते पर आगे बढ़ रहे थाईलैंड और कंबोडिया। बैंकॉक ने 18 कंबोडियाई सैनिकों को किया रिहा। दोनों देशों में युद्ध विराम के बावजूद छिड़ी थी जंग। इजरायल ने गजा में 1 जनवरी से 37 इंटरनेशनल एनजीओ के लाइसेंस किए रद्द की गई एजेंसियों में संयुक्त राष्ट्र की संस्थाएं भी शामिल। यूएन प्रमुख गुटरेस ने की इजरायली कानून की निंदा। तो बांग्लादेश के प्रमुख मोहम्मद यूनुस की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। उनका हर दाव उल्टा पड़ रहा है। जो लोग पहले यूनुस के साथ थे, अब उनके खिलाफ खड़े हो गए हैं। सरकार को लगातार झटके लग रहे हैं। एक सप्ताह के अंदर उन्हें दूसरा झटका लगा है, जब स्वास्थ्य सलाहकार और बांग्लादेश के स्वास्थ्य मंत्री सईदुर रहमान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले 24 दिसंबर को गृह मंत्रालय के विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी ने इस्तीफा दिया था। देश की बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति के चलते उन्हें पद छोड़ना पड़ा था, लेकिन हालात अभी भी सुधरते नहीं दिख रहे। उल्टा मोहम्मद यूनुस के दावे सवालों में घिरते दिख रहे हैं। बांग्लादेश में इस वक्त शरीफ उस्मान बिन हादी की जान लेने के विरोध में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहे हैं। हादी की पार्टी इनकलाब मंच की तरफ से आरोपियों की गिरफ्तारी का अल्टीमेटम दिया जा रहा है। पूरा बांग्लादेश प्रदर्शन की आग में जल रहा है, जबकि सरकार अभी तक सफाई दे रही थी कि आरोपी भारत में शरण लिए हुए हैं। लेकिन अब हादी मामले के मुख्य आरोपी बताए जा रहे फैसल करीम मसूद ने 24 घंटे के अंदर अपना दूसरा वीडियो जारी किया है, जिसमें उसने खुद को बेकसूर बताते हुए कहा कि उस पर जो भी आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरह से झूठे हैं। वो इस समय दुबई में मौजूद है और वो भारत में दाखिल भी नहीं हुआ था। मसूद ने पुलिस के उस दावे को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि वो जान लेने के बाद हालुआ घाट बॉर्डर के रास्ते भारत भाग गया था। दरअसल हादी लगातार भारत विरोधी बयान दे रहे थे। ऐसे में उनकी जान लेने के मामले में यूनुस सरकार भारत को जिम्मेदार ठहराने की कोशिश कर रही थी, जिससे जनता का ध्यान सरकार के विरोध से हटाया जा सके। लेकिन यह दाव अब यूनुस पर ही भारी पड़ता दिख रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी की तरफ से भी इस मामले में यूनुस सरकार पर सवाल खड़े किए गए। भारतीय एजेंसियों का मानना है कि मसूद को बांग्लादेशी अधिकारियों ने खुद देश से बाहर भेजा, जिसे भारत घरेलू दबाव को कम करने और जांच को कमजोर करने के लिए जानबूझकर कहानी बदलने की कोशिश मान रहा है।
बांग्लादेश इमिग्रेशन के महानिदेशक और फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी FIA सहित वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी और मंजूरी के बिना मसूद का बांग्लादेश से बाहर जाना असंभव था, क्योंकि वो एक नोटिफाइड शख्स है। ऐसे में उसका देश छोड़ना, और वो भी सरकार की मंजूरी के बिना, हो ही नहीं सकता। इस बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के बेटे और अवामी लीग के प्रमुख रणनीतिकार सजीव वाजेद ने मोहम्मद यूनुस पर सीधा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूनुस सरकार स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव से डर रही है, इसलिए देश की सबसे बड़ी पार्टी को मैदान से बाहर किया जा रहा है। इससे लाखों मतदाताओं के अधिकार छिन जाएंगे। अवामी लीग कोई छोटी पार्टी नहीं, बल्कि करीब 40 से 60% मतदाताओं की पसंद मानी जाती है। ऐसे में उसे बाहर रखना सीधे सीधे बहुसंख्यक मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया से वंचित करना है। इस पूरे मुद्दे पर अमेरिका के 5 सांसदों ने भी चिंता जताई है। उन्होंने पत्र लिखकर कहा कि किसी पूरी पार्टी पर प्रतिबंध लगाने से मतदाताओं के अधिकार प्रभावित होते हैं। हालांकि अंतरिम सरकार का कहना है कि उसे इस पत्र की जानकारी नहीं है और प्रतिबंध का फैसला कानून के तहत लिया गया है। वहीं राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि मुख्य सियासी दल को चुनाव से दूर रखने के फैसले के बाद चुनाव निष्पक्ष नहीं माने जा सकते। इन पर सवाल उठेंगे ही। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे ईरान की। तो ईरान की बढ़ती ताकत अमेरिका और इजराइल दोनों की नींद उड़ा चुकी है। नेतन्याहू हाल ही में अमेरिका की यात्रा पर गए थे, ट्रंप से मुलाकात की थी और इसके बाद जो खबर सामने आई है उसने पूरी दुनिया को हिला दिया है। ट्रंप के बयान से संकेत साफ है कि एक नई जंग शुरू होने वाली है। ईरान के अंदर अचानक ही सरकार विरोधी प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। 6 महीने पहले जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर हमला किया था, तो ईरान के लोग खामेनेई के समर्थन में सड़क पर उतर आए थे, जिसके चलते खामेनेई को हटाने का अमेरिका का पूरा प्लान फेल हो गया था। इसलिए इस बार जंग शुरू होने से पहले खामेनेई के खिलाफ ईरान में शुरू हुए सरकार विरोधी प्रदर्शन के पीछे अब अमेरिका का हाथ माना जा रहा है। ईरान की सरकार तो खुलकर यह बात बोल रही है कि जो प्रदर्शन तेहरान में हो रहे हैं उसके पीछे मोसाद और CIA का हाथ है। पिछले 4 दिन से तेहरान के अलावा इस्फहान, यज़्द और जंजान में भी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हो रहे हैं। ईरान की सरकार कह रही है कि शांतिपूर्ण विरोध जायज है। लोगों को अगर कोई शिकायत है तो वो अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन हिंसा या अराजकता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। प्रदर्शन को लेकर सरकार की तरफ से संवाद और सख्ती की बात कही जा रही है। ईरान सरकार के प्रवक्ता फातिमा मोहाजिरानी ने कहा कि सरकार प्रदर्शनकारियों की आवाज सुनने के लिए एक डायलॉग मैकेनिज्म बनाएगी और हमने हमेशा शांतिपूर्ण प्रदर्शन को मान्यता दी है। तो दूसरी तरफ ईरान के शीर्ष कानून अधिकारी मोहम्मद मुवाहिदी आजाद ने प्रदर्शनकारियों को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर ये विरोध प्रदर्शन सरकार बदलने के आंदोलन में बदल जाते हैं तो इसका निर्णायक जवाब दिया जाएगा। दरअसल भीड़ में कुछ लोगों ने शाह की वापसी के नारे भी लगाए हैं, जिसके बाद यह सवाल खड़ा होने लगा है कि क्या सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अली खामेनेई की सत्ता को वाकई कोई बड़ा खतरा है। शाह के समर्थन में हुई यह नारेबाजी इस बात के भी संकेत दे रही है कि इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश हो सकती है, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खामेनेई की जगह ईरान के अंतिम शाह मोहम्मद रजा पहलवी के बेटे क्राउन प्रिंस रजा पहलवी को सत्ता में पहुंचाना चाहते हैं। और अब उनके समर्थन में जिस तरह से ईरान में नारेबाजी शुरू हुई है, उसके बाद प्रदर्शन के तार अमेरिका और इजराइल से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेतन्याहू के अमेरिका पहुंचने के साथ ही ईरान में शुरू हुए प्रदर्शन ये संकेत दे रहे हैं पश्चिम एशिया में कभी भी बड़ी जंग शुरू हो सकती है, क्योंकि ईरान का इतिहास रहा है कि सरकार विरोधी प्रदर्शन जैसे ही तेज होते हैं वैसे ही उन्हें सख्ती से दबा दिया जाता है। और इस बार भी ईरान सरकार की तैयारी के बाद साफ दिख रहा है कि ये प्रदर्शन ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएंगे। लेकिन एक बात जरूर अब मानी जा रही है कि इन प्रदर्शनों के बीच ही ईरान और इजराइल की जंग शुरू हो सकती है। और अब अगली खबर में बात करेंगे यूक्रेन को लेकर रूस के बड़े दावे की। तो रूस यूक्रेन युद्ध अब 4थे साल में प्रवेश करने वाला है। अब तक सैकड़ों लोग इस जंग में अपनी जान गंवा चुके हैं। खासतौर पर यूक्रेन की जनता इस युद्ध से थक चुकी है। आए दिन हमले, आए दिन धमाके उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में अब ये आम बात हो चुकी है। और अब जिस तरह रूसी सेना यूक्रेन पर अपना कब्जा बढ़ाती जा रही है, उसे देखते हुए यूक्रेन की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। बीती रात भी रूस ने यूक्रेन पर ड्रोन अटैक किया। यूक्रेनी अधिकारियों का कहना है कि रूसी ड्रोन ने ओडेसा शहर में अपार्टमेंट बिल्डिंग और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला किया, जिसमें 6 लोग घायल हो गए। वहीं मॉस्को ने बताया कि रूसी सेना ने शहर की तरफ आ रहे 5 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। यानी इस जंग में रूस को बढ़त मिल रही है, ये साफ है, जिसे लेकर अमेरिका और यूरोपियन यूनियन भी टेंशन में है। इस बीच रूस की तरफ से जो बयान सामने आया है उसने उनकी चिंता को और बढ़ा दिया है। दरअसल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यह घोषणा कर दी है कि उनकी सेना यूक्रेन पर जीत हासिल करेगी
उन्होंने नए साल के मौके पर यूक्रेन में फ्रंटलाइन पर लड़ रहे सैनिकों को संबोधित किया। इस दौरान पुतिन ने उन्हें हीरो बताते हुए कहा कि मॉस्को को पूरा भरोसा है कि वो यूक्रेन में जीतेगा, भले ही ये संघर्ष 1 और साल तक खिंच जाए। हमें आप पर और हमारी जीत पर पूरा विश्वास है। पुतिन का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूक्रेन में जारी युद्ध को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोशिशें तेज हो गई हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नए साल की पूर्व संध्या पर टेलीविजन पर दिए गए अपने भाषण में युद्ध खत्म करने की अपनी मंशा जाहिर की, लेकिन उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यूक्रेन कभी भी ऐसा कमजोर शांति समझौता नहीं साइन करेगा जो सिर्फ युद्ध को और भड़काएगा। इन सभी बयानों के बीच अमेरिका लगातार दोनों देशों को युद्ध विराम की मेज पर लाने की कोशिशों में जुटा हुआ है। अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने बताया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकारों ने 31 जनवरी को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और ब्रिटेन, फ्रांस और जर्मनी के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों के साथ युद्ध को खत्म करने के अगले कदमों पर चर्चा की, जिसके बाद 6 जनवरी को फ्रांस में ट्रंप की ज़ेलेंस्की और अन्य यूरोपीय सहयोगियों के साथ एक शिखर सम्मेलन में मुलाकात होने की उम्मीद है। अब देखना यह होगा कि ट्रंप की ये कोशिशें क्या कामयाब हो पाएंगी। क्या पुतिन युद्ध विराम के लिए तैयार होंगे? क्या यूक्रेन रूस की शर्तों के आगे झुक जाएगा? और अब अगली खबर में बात करेंगे खाड़ी देशों में जारी तनाव की। तो आप जानते हैं कि गल्फ में सऊदी अरब और यूएई में यमन को लेकर तनातनी बढ़ गई है। हालात ये हो गए हैं कि दोनों देश आमने सामने दिखाई दिए जब सऊदी अरब ने यमन के दक्षिणी बंदरगाह शहर मुकल्ला पर बमबारी कर दी। ये वही इलाका है जहां यूएई से जुड़े हथियारों की खेप रखी गई थी। सऊदी के हमलों के बाद दबाव में यूएई को यमन से अपनी सेना वापस बुलानी पड़ी, लेकिन यह संघर्ष यहीं खत्म नहीं हुआ। इस टकराव के पीछे मुस्लिम देशों में ताकत की होड़ को बड़ी वजह बताई जा रही है। सऊदी पहले से ही मुस्लिम देशों में अपना दबदबा कायम किए हुए है, जिसे यूएई ने चुनौती देने की कोशिश तो की, लेकिन कामयाब नहीं हो पाया। बल्कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद सऊदी के समर्थन में जिस तरह दूसरे देश आए, उससे यह साफ हो गया कि सऊदी अरब आज भी मुस्लिम देशों को लीड करने की क्षमता रखता है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सऊदी अरब के प्रति पूर्ण एकजुटता व्यक्त की। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। हालांकि पीएम शहबाज ने क्षेत्रीय शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए संवाद और कूटनीति पर भी जोर दिया। सऊदी प्रिंस ने भी पाकिस्तानी पीएम के इस रुख का स्वागत किया, लेकिन सऊदी और यूएई के बीच पैदा हुए इस तनाव ने पूरी दुनिया को चिंता में डाल दिया है। यूरोपियन यूनियन ने इसे गल्फ में शांति के लिए बड़ा खतरा बताया है। यूरोपियन यूनियन ने कहा कि यमन के हद्रामौत और अल महरा प्रांतों में हाल के घटनाक्रम खाड़ी क्षेत्र के लिए नए खतरे पैदा कर सकते हैं। यूरोपियन यूनियन तनाव कम करने और ऐसे कदम उठाने से बचने की अपील करता है जो यमन और क्षेत्र की स्थिरता को और खतरे में डालते हैं। यूरोपियन यूनियन यमन की एकता, संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी मजबूत प्रतिबद्धता दोहराता है। यानी यूएई अलग थलग पड़ता नजर आ रहा है। इस बीच चर्चा तो यह भी चल रही है कि इस संघर्ष का असली फायदा तो इजरायल को हो सकता है। इजरायल की तरफ से सोमाली लैंड को मान्यता देने के बाद अब दक्षिण यमन को देश बनाने की चर्चा तेज हो गई है। दरअसल सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल यानी एसटीसी दक्षिण यमन के लिए अलग राष्ट्र की मांग कर ही रहा है। दक्षिण यमन पहले एक अलग देश रह चुका है और उसकी सीमाएं साफ तौर पर तय हैं। एसटीसी ने यहां एक काम करने वाला प्रशासन भी खड़ा किया है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय मान्यता न मिलने से उसकी स्थिति कमजोर बनी हुई है। ऐसे में सऊदी और यूएई के टकराव और ईरान समर्थित हुतियों को कमजोर करने में इजरायल को रणनीतिक फायदा मिल सकता है। अब देखना यह होगा कि खाड़ी देशों के बीच जारी ये तनाव कब खत्म होता है। क्या इजरायल इससे अपना फायदा निकाल पाएगा? और अब चलते चलते मैं बात करेंगे अमरता यानी इमॉर्टैलिटी की। इंसान ने चांद पर कदम रख लिया, एआई बना लिया और न जाने क्या क्या कर दिखाया, लेकिन एक गुत्थी आज भी अनसुलझी है और वो है अमरता यानी इमॉर्टैलिटी। जहां हम 80-90 साल तक ही जी पाते हैं, वहीं कुछ ऐसे जीव हैं, ऐसे जानवर हैं जो बिना किसी दवा या सप्लीमेंट के सैकड़ों साल से धरती पर सांस ले रहे हैं। और वैज्ञानिक इनकी नसों में छिपे बुढ़ापे को रोकने वाले राज यानी एंटी एजिंग क्लूज को ढूंढने में दिन रात एक कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से जानवर हैं जो सदियों से जिंदा हैं। सबसे पहले बात करेंगे ग्रीनलैंड शार्क की। तो आर्कटिक के बर्फीले पानी में रहने वाली ये शार्क औसतन 400 साल तक जीती है। सोचिए, आज जो शार्क तैर रही है वो तब से जिंदा है जब से हमारे देश में मुगलों और अंग्रेजों का शासन था। इनकी रफ्तार बहुत धीमी होती है और ये 150 साल की उम्र में तो सेक्सुअली मैच्योर होती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इनका धीमा मेटाबॉलिज्म ही इनकी लंबी उम्र का सीक्रेट है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं ओशन क्वाहो क्लैम की। तो मिंग नाम के क्लैम ने तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया।
जब वो पकड़ा गया तो उसकी उम्र 507 साल थी। उसका जन्म 1499 में हुआ था, यानी जब देश में मुगलों का शासन शुरू भी नहीं हुआ था। 1499 मतलब जब लियोनार्डो दा विंची और वास्को डी गामा भी जिंदा थे, वो वक्त। इसके शेल पर बने छल्ले इसकी उम्र की कहानी बयां करते हैं। यह नन्हा सा जीव ठंडे पानी के दम पर सदियों को मात दे देता है। वहीं अब बात करें रेड सी अर्चिन की, तो प्रशांत महासागर की ये लाल कांटेदार गेंदें 200 साल से ज्यादा जी सकती हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात तो यह है कि 100 साल की उम्र में भी ये उतनी ही फुर्तीली और फर्टाइल रहती हैं जितनी कि अपनी जवानी में। इनके पास गजब की सेल रिपेयर क्षमता होती है। अब इस लिस्ट में अगला नाम है गलापागोस जॉइंट टॉर्टॉइस का। तो जमीनी जानवरों में इनका कोई सानी नहीं है। चार्ल्स डार्विन के समय से मशहूर ये कछुए 175 से 200 साल तक जीते हैं। इनका डीएनए रिपेयर सिस्टम इतना मजबूत है कि बीमारियां इनके पास फटकती भी नहीं है। वहीं बोहेड व्हेल की बात करें तो स्तनधारी जीवों में बोहेड व्हेल सबसे लंबी उम्र लगभग 200 साल से ज्यादा की उम्र पाती है। इनके शरीर में खास कैंसर रेजिस्टेंस जीन होते हैं जो इन्हें घातक बीमारियों से बचाते हैं। और वैज्ञानिक अब इन जानवरों के जीन की स्टडी कर रहे हैं ताकि भविष्य में इंसानी उम्र को बढ़ाने या बुढ़ापे की बीमारियों को जड़ से खत्म करने का कोई रास्ता खोजा जा सके। तो कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन इसी के साथ अब मुझे दीजिए इजाजत और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीवी लाइव।